नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत की पहली खबर, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों में कानून का पालन, कानून का अवलोकन और कानूनी पहलू पर। मित्रों, वैसे हमारे प्रधानमंत्री अमूमन कानून के मानने वाले लोग हैं, उनको भारतीय संविधान में श्रद्धा है और उनसे संविधान विरोधी किसी कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा कुछ किए गए नियुक्तियों पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये देखा जाएगा कि बेशक उसमें कानून का कोई उल्लंघन न रहा हो, लेकिन व्यवहारिक उल्लंघन या व्यवहार पर डेंट जरूर पड़ा है। अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में हमारे अपने मऊ के दुर्गाशंकर मिश्र जी को प्रमुख सचिव मतलब उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बना करके भेजा गया और समाचारों में एक खबरें प्लांट करवाई गई कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति ब्राह्मण लॉबी को संतुष्ट करने का प्रयास है या प्रक्रिया है। मित्रों, ये बात आप सब जानते हैं कि आदरणीय दुर्गाशंकर मिश्र जी के पहले जो राजेंद्र कुमार तिवारी जी थे वो भी ब्राह्मण थे। अब मैं ये नहीं समझ सकता हूं कि तिवारी बड़ा ब्राह्मण है कि शुक्ल के मिश्रा के पांडे। इसके पहले के जो प्रमुख सचिव थे वो आदरणीय गिरीश चंद्र पांडे जी थे, वो भी ब्राह्मण ही थे। अगर इतनी ऊंची ऊंची पदों पर इतने बड़े बड़े ब्राह्मण लोग थे, तब ये दुर्गाशंकर मिश्र जी अकेले क्या कर लेंगे और एक इनके जाने से क्या ब्राह्मण लॉबी संतुष्ट हो जाएगी? इन्हीं शब्दों पर कुछ समय आपके साथ रहूंगा। कृपया बने रहिएगा और अपना आशीर्वाद से बनाए रहिएगा। अभी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश अस्थाना जी की नियुक्ति न्यायालय के अंदर अधीन है। न्यायालय उस पर निर्णय देगा कि ये नियुक्ति उचित थी या अनुचित थी। ऊंचे पद पर नियुक्तियों का एक मापदंड है कि अगर 6 महीना से नीचे का कार्यकाल अगर उस अधिकारी का बचता है तो उसकी कोई बड़ी नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये कार्मिक प्रशासन विभाग का स्पष्ट दिशा निर्देश है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने अपना सर्वोच्च निर्णय एडवाइजरी सुझाव समय समय पर देता रहा है, दिया है और पहले भी इस पर अपना मुहर लगाया हुआ है। तब सवाल है कि अगर इस तरह की बात थी तो 31 दिसंबर को रिटायर करने वाले मऊ वाले पंडित जी को चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश बना करके क्यों भेजा गया, जबकि उनकी ड्यूटी अब मात्र 12 घंटे की रह गई थी। मतलब जिस दिन वो गए 30 तारीख को एक वो दिन था और एक अगला 31 तारीख को वो ड्यूटी करते। मतलब सिर्फ 24 घंटे की नौकरी शेष रह जाने वाले आदमी को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का प्रभार देकर के क्यों भेजा गया? और क्या संविधान में प्रावधान है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस अधिकारी का कार्यकाल बढ़ाया जाए तो उसके कार्यकाल को बढ़ाया जाता है? ऐसा प्रोविजन क्यों किया गया, उसका आधार क्या होगा? उन सब विषयों पर भी कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। जैसे होता क्या है कि जैसे अभी जो ये पंडित जी मऊ वाले गए हुए हैं, एक तो मेरे लिए बड़ा खुशी की बात है कि मैं बलिया का रहने वाला हूं और मेरे ही बलिया और आजमगढ़ से कुछ जगह को निकाल करके मऊ नाम का एक जिला स्थापित हुआ, तो वो पंडित जी मेरे अपने हुए। इस नाते तो मुझे बड़ा संतुष्ट हुआ क्योंकि मेरे अपने पंडित जी। लेकिन मैं ये कैसे भूलूं कि उसी मऊ के अरविंद कुमार शर्मा भूमिहार श्री को पहले ही वहां पर उप मुख्यमंत्री बना करके बड़े हाई प्रोफाइल तरीके से भेजा गया था और उसका नतीजा क्या हुआ आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। वहां पर अरविंद कुमार शर्मा के द्वारा मुंह के खाने के बाद अब क्या मऊ वाले पंडित जी के द्वारा कुछ प्रयास हो रहा है क्या? इस विषय पर बात करेंगे। रघुवंश को शुभाशीर्वाद, आपने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जनवरी से सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। बहुत अच्छा सूचना दिया है। रघुवंश सिंह है, ये इनका अपना एक चैनल है ग्लोबल टाइम्स भारत और
उस पर देते हैं। उन्होंने मेरे को भी मदद किया है ये बताने के लिए कि 3 से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल होता है। वैसे बड़ा विनम्रता से कहूँगा रघुवंश, अगर फिजिकल भी होता था तो देश में सुप्रीम कोर्ट चलती कितने दिन है कि अब वर्चुअल हो जाने से कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट पर ना बोलने के लिए बताया गया है और हम क्या बोले, सुप्रीम कोर्ट का अपना जाने ईश्वर जाने। खैर, होता क्या है कि जैसे कि मऊ वाले पंडित जी शहरी विकास मंत्रालय में सचिव थे और इस नाते देश भर के मेट्रो के महाप्रबंधक भी थे और प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली विस्टा कार्यक्रम के भी सर्वे सर्वा थे। मतलब जो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट है, संसद का नया भवन और प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय कर्मचारी मंत्रियों का लिए आवासीय परिसर का जो निर्माण हो रहा है, जिस पर कोरोना का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देश की विपक्षी पार्टियां उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय तक में गई, लेकिन न्यायालय ने कहा कि राष्ट्र विकास के लिए किसी तरह की रोड़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने उस पर रोक नहीं लगाया। उस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के भी सर्वे सर्वा थे ये पंडित जी। उतना बढ़िया प्रोजेक्ट चल रहा है तो बीच में किसी अधिकारी का रिटायरमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि दूसरा अधिकारी आएगा, उस काम को समझेगा, फिर उस गति से उस काम को दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। क्योंकि किसी दूसरे के आने पर किसी दूसरे का स्थान की भर्ती हो जाती है, ये तो जरूर है, लेकिन क्या वो सही मायने में उसका उत्तराधिकारी और उस काम को उसी हिसाब से टेकल करेगा और उसी स्पीड से बढ़ाएगा क्या? ये सरकारों के सामने एक उलझन रहती है। तो कहता है कि भाई यार 4-5 महीने में काम निपट जाएगा, तो क्यों नहीं वर्तमान कर्मचारी को, वर्तमान अधिकारी को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया जाए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज को सोच करके वो प्रोविजन किया होगा कि सेवा विस्तार दिया जा सकता है। इसलिए नहीं किया होगा कि आप एक केंद्र में रहने वाले कर्मचारी, अधिकारी जिसका अवकाश का 2 दिन रह गया है, 24 घंटा रह गया, उसको उठा करके उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव बना दें। प्रोविजन में ये नहीं था। तो क्या नरेंद्र मोदी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी भारतीय परंपराओं को अब ताक पर रख रहे हैं अपने बहुमत के आगे, अपने लोकप्रियता के आगे? इन सब विषय पर तो चर्चा होगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि शुद्ध लोकतंत्र में विशुद्ध रूप का चर्चा और निष्पक्ष चर्चा तो होना ही चाहिए, क्योंकि वाद विवाद से ही निर्णय निकलता है और बातें सामने आती हैं। मित्रों, संविधान में प्रोविजन है सेवा विस्तार का। वो मैंने आपको बताया कि वो इस वजह से है कि अगर किसी अधिकारी के द्वारा कोई काम लंबित है, कुछ दिन लगेगा उसको पूरा होने में, तो उस अधिकारी के जगह कोई दूसरा आएगा तो क्या वो उसको उसी हिसाब से करेगा, उतनी जल्दी करेगा, उतनी तत्परता से करेगा कि नहीं करेगा? अगर इस तरह की कोई आशंका हो तो उसको सेवा विस्तार दिया जा सकता है। हमारे संविधान निर्माताओं को ये चीज लगी होगी, इसीलिए उन्होंने सेवा विस्तार जैसा प्रोविजन डाला। तो क्या उस सेवा विस्तार के प्रोविजन के आड़ में एक कर्म अधिकारी को सीधे दूसरे राज्य में भेज करके प्रमुख सचिव बनाया जा सकता है क्या? मेरे ख्याल से नहीं। प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के ऐसा करने से प्रधानमंत्री के प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है और 130-135 करोड़ वाले आबादी के इतने बड़े राज्य के हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके प्रतिभा पर आंच आवे, उसके प्रतिभा पर प्रश्न उठे। और इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिभा पर प्रश्न तो उठ ही गया है, जिसका निपटारा निष्पादन जितना जल्दी हो सके माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। अब आते हैं कि न्यायालय क्या करेगा। न्यायालय राकेश अस्थाना के मामले में जो करेगा वही मैं समझ रहा हूं कि मिश्रा जी का मामले करेगा, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कोई पक्ष न्यायालय में गया हो कि क्यों इनको भेजा गया है। नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे कहीं ब्राह्मण लाभी छिटक भटक ना जाए। अब आते हैं कि राजेंद्र कुमार तिवारी, राकेश अस्थाना और सब लोगों के रहते हुए क्या ब्राह्मण लाभी को संतुष्ट कराने में एक सिर्फ ये पंडित जी ही कामयाब है?
अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अधिकारियों की पहले आप टॉप 10 में नाम जान लीजिए। अभी जो गए उनको हटा दीजिए। अभी मैं चर्चा क्योंकि मैं अभी इसी पर चर्चा करूंगी, जा करके ठीक किए कि गलत किए। इसके पहले जो अभी वर्तमान में निवर्तमान अब हो गए, अब तो वो दिल्ली आ गए और दिल्ली से पंडित जी चले गए, मतलब एक पंडित आया दूसरा पंडित गया। तो इसके पहले श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी, हम सब जिनको आर.के. तिवारी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव थे। अगर ये कहा जाएगा कि भाई पूर्वांचल का पंडित को जरूरत थी तो वो भी गलत है, क्योंकि ये तिवारी जी भी पूर्वांचल के ही हैं। उसके बाद उनके पहले जो प्रमुख सचिव होते थे श्रीमान गिरीश चंद पांडे जी, वो भी ब्राह्मण थे। अभी प्रधानमंत्री के साय की तरह से घूमने वाले आईएएस अफसर, जिनको कई लोग देख करके समझते हैं कि आईएएस अफसर है कि ऑनरली है, मैं क्षमा चाहूंगा उनके प्रतिभा के सामने इस तरह का बात करना, लेकिन जिस तरीका से वो प्रधानमंत्री के साथ साय की तरह से रहते हैं, मिस्टर अवनीश अवस्थी, उनकी पत्नी श्रीमती मालिनी अवस्थी जी लोकप्रिय लोक गायिका हैं और पद्मश्री के पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं। खैर वो सैया भाई कोतवाल तो अब डर का है का भाई, जिनके पति ही प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी हैं, उनको पद्मश्री जैसी साधारण पुरस्कार से नवाजा न जाए तो ये भी कहाँ से है, ये तो अतिशोक्ति है। खैर मालिनी जी का गाना भी बड़ा बढ़िया है, वो तो मैं भी उनका बड़ा फैन हूँ और उनका स्नेह मेरे साथ है, मेरे से परिचय भी है, कार्यक्रम में मिलते उलते भी रहते। तो वो वाले पंडित जी में साथ में थे ही थे, तो फिर दोबारा आवश्यकता क्यों है? अब इसमें मुझे लग रहा है कि शायद जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सरकार उत्तर प्रदेश में बना है, तब से ब्राह्मण लाभी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डे 1 से ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ये बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज है। क्यों नाराज है ये कोई नहीं बताता। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसमें ब्राह्मणों को अनदेखी किया गया, ये कोई नहीं बताता। ऐसा कौन सा बड़ा ब्राह्मण है जिसका सम्मान नहीं किया गया, ऐसा कोई नहीं बता सकता। कानपुर वाला दुर्दांत दुबे का इनकाउंटर हुआ या क्या हुआ, वो तो कोर्ट विल डिसाइड, सक्षम न्यायपालिका है हमारे पास। मैं कौन सा जज होता हूं, नहीं मैं उस एक्सपर्ट पर था कि मैं बताऊं वो हादसा था या हत्या, ये तो न्यायालय का मामला है, लेकिन वो मर गया ये तो पक्का बात है। तो दुर्दांत दुबे के मरने के बाद भी देश भर के ब्राह्मणों ने इतना बवाल मचाया जिसका कोई सीमा नहीं है। मेरे कई ब्राह्मण हैं, मैं बड़े प्रिय हैं और मैं बड़ा नजदीक से जानता हूं, जिनका कच्छा भी भगवा रंग का था। मतलब मैं आजम खान नहीं हूं कि मैं महिलाओं का कच्छा देख के, पुरुषों का कच्छा देख के बता दूं। मैं उनको बड़ा निजी तौर से जानता हूं, मेरे छोटे भाई के तरफ से हमारे साथ रहते थे, तो एक ही टंगनी पर उनका कच्छा और मेरा कच्छा टंगा रहता था। मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि मैं कच्छा देखने का काम नहीं जानता, लेकिन वो मेरे साथ रहते थे, मेरे छोटे भाई की तरह से, तेजाब के ब्राह्मण थे, स्वास्थ्य सेवा में काम करते हैं और कच्छा भी भगवा पहनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, अगर कोई गलती से बोल दे तो उसका मुंह नोच लेंगे। ऐसा कट्टर भाजपाई आदमी भी दुर्दांत दुबे के मरने के बाद योगी जी के विपक्ष में बोलना शुरू कर दे, मोदी जी का विरोध करना शुरू कर दे, तो समझ लीजिएगा कि जातीयता की जहर कितनी निम्न स्तर तक और कितनी गहरी तक पहुंच गई है। तो क्या ये लोग किसी तरह की आडंबर फैला करके सरकारों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते? और ये सर्वविदित है कि आज न रघुवंश प्रताप सिंह जैसा आदमी ग्लोबल टाइम भारत समाचार चलाया है, इसके पहले तो कम्युनिस्ट और ब्राह्मण दो ही लोगों का वर्चस्व था समाचार पे। तो समाचार पे ये खूब खबरें प्लांट की गई, आगे भी प्लांट की गई है। उसका परिणाम क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस का एक रिजेक्टेड ब्राह्मण, जिसने गांव के प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीता, उसकी भाभी ग्राम पंचायत की चुनाव तक हार गई, उसको बुला करके प्रचारित किया गया कि भाई जितेंद्र प्रसाद का बेटा बड़ा ब्राह्मण चेहरा भाजपा में शामिल। भारतीय जनता पार्टी को तब भी मैंने पूछा था कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी उसी क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या वो ब्राह्मणों को संतुष्ट खुश नहीं कर पाते थे कि ये नवा वाले ब्राह्मण जो कि अपने हाथ से अपने क्षेत्र से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, ये कुछ कर पाएंगे? इन्हीं सब बातों को, इन्हीं सब प्रश्नों को अगर देखा जाए, विचार किया जाए, तो लगेगा कि शायद ब्राह्मण लाभी
मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से इस बात की बदनामी कराते हैं और खबरें प्लान कराते हैं और सरकारें दिग्भ्रमित हो जाती है और वोट प्रभाव होता है, वहां नरेंद्र मोदी विचलित हो जाते हैं। ये उनके निर्णयों से पता चलता है। यशवंत भाई मेरे मित्र हैं, बलिया के हैं और बड़े सशक्त प्रहरी हैं। आपने हमको दिशा निर्देश दिया है, मैं समझता हूँ कि उसको पढ़ूं। यशवंत जी को तो नमस्कार। पहले उन्होंने लिखा है कि ये योग्यता वाले IAS अब नहीं है, ये कृपा प्राप्त अधिकारी है। नहीं, योग्यता वाले तो नहीं है, ये तो कहना गलत है यशवंत भाई। भाई अपने जमाने के टॉपर बैचमेट हैं और जहां जहां भी रहे हैं ये पंडित जी, उन्होंने अपने विभाग को बड़ा चमकाया हुआ है। मेरी मुलाकात उनसे हुई है जब वो एयरपोर्ट अथॉरिटी में डायरेक्टर विजिलेंस थे और हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी में जाया करते थे मिलने उलने के लिए। तो उस वक्त उनके काम से, उनके उससे प्रभावित थे। शहरी विकास मंत्रालय में सचिव रहते हुए जिस तरह से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बड़ी कम समय में और बड़ी तत्परता से पूरा किया उन्होंने, उसका कोई शानी नहीं है। कानपुर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है और दिल्ली मेट्रो जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि शहरी विकास मंत्रालय होने के नाते, सचिव होने का नाते, कई चीजों के स्वतः ही अध्यक्ष हो जाते हैं जो शहरी विकास मंत्रालय का होता है। तो उसमें वो दिल्ली मेट्रो का भी महाप्रबंधक होता है वो आदमी, जो आदमी हो। तो उनके काम पे तो कोई, मुझे उनकी योग्यता, उनके प्रतिभा पर तो हमको रत्ती भर भी संदेह नहीं। ये प्रश्न तो आपका ठीक नहीं है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक ऐसा अधिकारी जिसका अवकाश प्राप्त का 24 घंटा रह गया हो, उसको उत्तर प्रदेश में भेजने की क्या जरूरत है? क्यों ये प्रश्न उठ रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान प्रमुख सचिव थे श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी, जिनको हम सब RK तिवारी के नाम से जानते हैं, उनके प्रतिभा पर अब तक उत्तर प्रदेश चल रही थी। जिस उत्तर प्रदेश को उपयोगी योगी कहा जा रहा है, जिसको श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये बड़ा उपयोगी है, उत्तर प्रदेश प्लस योगी मतलब उपयोगी, उन सब को जो धार दिया, वो धार तो राजेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से दिया गया था, क्योंकि सरकार तो प्रमुख सचिव के ही द्वारा चलाई जा रही होगी, संचालित हो रही होगी। माननीय मुख्यमंत्री तो सिर्फ निर्देश देते होंगे, काम करने की कार्यपालिका पर नजर तो तिवारी जी रखते होंगे। तो तिवारी जी बड़ा सक्षम अधिकारी थे, तभी तो उत्तर प्रदेश इतना सर्वोत्तम हुआ है जिसका प्रधानमंत्री स्वयं गुण गा रहे हैं। तो मतलब ये कंट्राडिक्शन नहीं हुआ है यशवंत भाई कि आप एक जगह उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बता रहे हैं जिस अधिकारी के अधीन उत्तर प्रदेश इस टाइम है, और उसी को फिर तत्काल प्रभाव से हटा लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? यशवंत भाई दोबारा लिखा है कि 60 वर्ष तक योग्यता है, उसके बाद कृपया नहीं। मैं यशवंत भाई आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए, मैं आपको एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं। असल में क्या होता है कि संविधान में जो प्रोविजन है सेवा विस्तार का, उसका वजह क्या था या क्या रहा होगा संविधान निर्माताओं को, ये मैं अनुमान लगाता हूँ, आपको भी उससे अवगत कराता हूँ। जैसे अभी उदाहरण कि ये शहरी विकास मंत्रालय का प्रमुख सचिव थे और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रही थी जिसके हेड हैं ये, क्योंकि वो शहरी विकास मंत्रालय का अधीन ही आता है आवासीय निर्माण, और आवासीय निर्माण जो हो रहा है वो उसके यही करता धरता है सर्वे शर्मा है। अब किसी को ये लगेगा कि भाई इस काम को करने में 2-3 महीना का और समय रह गया है, और इस 2-3 महीना के समय पर अगर किसी दूसरे को लाया जाएगा तो वो स्पीड शायद नहीं आ पाएगी। वो आदमी आएगा, कुछ दिन समझेगा, फिर करेगा, और जो वर्तमान अधिकारी है उसको अगर हम कुछ दिन और सेवा विस्तार दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो उसको सेवा विस्तार दिया जाता है। सेवा विस्तार का प्रोविजन संविधान में इसी बात को ध्यान में रखा गया था। इस बात की वजह से नहीं कहते कि सेवा विस्तार के दिए हुए प्रोविजन के आड़ में आप एक अधिकारी को यहां से उठाकर वहां उठा देंगे। 2 नियुक्तियां हुई है जिस पर हम ऑब्जेक्शन करते हैं। मुझे उन दोनों अधिकारियों के विद्वता पर, उनके काम करने पर, उनकी कार्य क्षमता पर रत्ती भर भी संदेह नहीं। राकेश अस्थाना इसके पहले CBI में रहे और बहुत बढ़िया काम किए हैं। उसके पहले गुजरात कैडर के अधिकारी थे, उन्होंने भी वहां पर बड़ा बढ़िया काम किया था। प्रधानमंत्री की कृपा पात्र हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अधिकारी को प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र होना ही चाहिए। अगर प्रधानमंत्री स्वयं उस अधिकारी में भरोसा नहीं करेगा तो उसे काम कैसे लेगा, और वो अधिकारी प्रधानमंत्री का भरोसा पात्र नहीं होगा तो कैसे अपनी उपयोगिता साबित करेगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नियुक्ति का तरीका है, मैं चाहता हूं, राजू ने मुझे कुछ लिखा, मैं चाहता हूं पढ़ो। राजू मेरे भाई हैं, राजू ने लिखा है, एक मिनट
नीचे करेगा राजू, कहाँ गए राजू? है राजू ने लिखा है कि बलिया भाजपा नेताओं की नाकामी वहां की जनता झेल रही है, सड़क की दशा दुर्दशा हुआ पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका खमियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े हाईकमान के नाम पर। कब तक? बिल्कुल राजू, देखो यही बात मैं कह रहा हूँ राजू, माननीय नरेंद्र मोदी जी को इन्हीं सब विषयों पर विचार करना पड़ेगा कि आपका नाम निचले जो पौधान पर बैठा है आपका कार्यकर्ता, वो किस तरीका से काम करता है। अंत में होता क्या है कि मुहर लगाते कोई आदमी कहता है कि छोड़ो यार, ये नकारा न है तो क्या हुआ, हमारा प्रधानमंत्री तो ठीक है, हम तो प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री का वर्कलोड बढ़ रहा है और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को तुरंत इस विषय पर निर्णय लेना पड़ेगा और वो शायद लेंगे, समय समय पर लेते रहे हैं। और जिन लोगों को देखते हैं कि जनता में असंतोष इसके प्रति बढ़ रही है, उसका टिकट काट देते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ लोग जो सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री उनको चुनाव के योग्य नहीं मानेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बलिया से भी कुछ लोगों के लिए ऐसी खबर आने वाली है, चूंकि उचित नहीं है ये मंच के बाद कहने का, लेकिन आप देखना अभी तो बस और महीना दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि किन पर भरोसा है और किन पर नहीं है, और किन के काम को मुहर लगा है और किन की बदनामी ज्यादा हुई है। ये सब प्रधानमंत्री के पास सूचना है। प्रधानमंत्री की हाल ऐसा है कि वो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे नरेंद्र मोदी वाला हाल है आज की तारीख में। खैर, मैं बात कर रहा था अधिकारियों के ट्रांसफर पर। अंत में मैं एक बात आशंका व्यक्त करूंगा, जिस दिन उनकी पंडित जी की ट्रांसफर हुई थी, मैं उसी दिन कह रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी का ये दूसरा प्रयास है योगी जी पर नकेल कसने का, या योगी जी के क्रियाकलाप पर सीधे नजर रखने का। क्योंकि इसके पहले वो मऊ से ही एक IAS अधिकारी हैं जो गुजरात कैडर के थे और दिल्ली में सचिव पद पर कार्यरत थे, प्रधानमंत्री के भरोसे पात्र माने जाते थे। श्रीमान अरविंद कुमार शर्मा जी, इनको हम सब AK शर्मा के नाम से जानते हैं। AK शर्मा का अभी नौकरी था प्रमुख सचिव जैसे पोस्ट पर थे, 2.5-2 लाख रुपया से ऊपर तनख्वाह आता और पूरे भारत वर्ष में रुतबा था, प्रधानमंत्री के नजदीकी अधिकारी थे। उसको छोड़ करके उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, तो कम से कम MLC बनने के लिए तो भेजा नहीं गया होगा, क्योंकि उस उतने बड़े पोस्ट के आगे MLC जैसा कोई बड़ा पोस्ट तो है नहीं। उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में ऐसे हुई जैसे कोई शहंशाह आ गया हुआ हो, दरबार लगाने लगे, कई विधायक उनसे मिलने लगे। 2-3 विधायकों का तो मेरे पास फोन है, मैं नाम नहीं रुकूंगा, कि राकेश जानते हो क्या, ये दिल्ली में रहे हैं। मैं बोला जी मैं बड़ा बढ़िया जानता हूँ। मेरे जानने का एक वजह भी था कि जो उत्तर प्रदेश के वजह से नहीं, मैं उनको गुजरात के अधिकारी को भी जानता हूं, क्योंकि अभी तक हाल में निवर्तमान गुजरात के चीफ सेक्रेटरी मेरे रिश्तेदार भी हैं और मेरे जानकार भी हैं, और हम उनके आते जाते रहते थे। तो कई बार पूर्वांचल अधिकारियों में उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और बातचीत हुई। भोजपुरी बोल लेते हैं और अभी भी भूले नहीं हैं मऊ के हैं और बलिया को। तो उस नाते था, मैंने कहा कि आदमी तो बड़ा मिलनसार और व्यवहारिक आदमी है, लेकिन आप क्यों छटपटा रहे हैं? आप तो नहीं, ये सीधे मुख्यमंत्री बनेगा। मुझे योगी जी के सामने मुख्यमंत्री बनने के प्रस्ताव कहाँ है? आप तो जिस तरह से उसकी पहुंच हो रही है, उससे लग रहा है कि कुछ बड़ा काम करेगा। खैर, हम सब उनका हश्र देख रहे हैं कि वो हाशिए पर है। तो क्या एक चुनाव के ठीक पहले एक और प्रयास किया है माननीय प्रधानमंत्री ने इस पंडित को भेज करके? क्योंकि पंडित जी अभी केंद्रीय सेवा में बहुत दिनों से हैं और प्रधानमंत्री का भरोसे पात्र तो होंगे ही होंगे, तेज तर्रार अधिकारी हैं। तो क्या एक तेज तर्रार अधिकारी के माध्यम से नियंत्रण करने और उस सरकार पर अपना क्रियाकलाप थोपने का प्रयास है क्या? क्योंकि अगर श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी का सेवा समाप्ति होता और उनको सेवा विस्तार ना दे करके दूसरे को भेजा जाता, तो इस समझ में आती कि शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा होगा कि सेवा विस्तार क्यों दे। हालांकि व्यवहारिक दृष्टि ये थी कि अगर RK तिवारी साहब का सेवा विस्तार, सेवा समाप्ति 31 दिसंबर 2021 को होता और इन चुनाव के टाइम पर एक प्रमुख सचिव को हटाना और दूसरे को लाना थोड़ा सा तकनीकी परेशानी नहीं डालता, तब भी व्यवहारिक परेशानी डालता, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अनुरोध करते या माननीय मुख्यमंत्री जी अनुरोध करके उनको सेवा विस्तार दे सकते थे। लेकिन राजेंद्र कुमार तिवारी का अभी पूरा लंबा कार्यकाल है, 5-6 साल से ऊपर उनका कार्यकाल बचा हुआ है
मतलब वो अपना ठीक ठाक काम कर रहे थे, ना तो उनको कोई सर्विस में प्रॉब्लम थी, ना ही उनके सेवा सर्विस अवधि में कोई प्रॉब्लम थी। तो फिर उनको केंद्र में बुला करके और अपने केंद्र के खास अधिकारी को जिसका अवकाश बयान मिला है उसको भेज रहे हैं, तो ये तो संदेह के घेरे में डालता है। मित्रों, आप सब अब तक सुन करके ये आश्चर्य पड़ते होंगे कि मुझ जैसा आदमी जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गुणगान करते थकता नहीं, और मैं बिल्कुल, यशवंत भाई तो मेरे ख्याल से परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आमतौर पर यशवंत भाई से वाद विवाद होती रहती, तो वो बार बार कहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चमचा के हद तक बात करते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है, तो मैं कई बार लोगों को लगता होगा कि क्या मैं विशुद्ध रूप से इन दो बड़े नेताओं का चमचागिरी कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैं चमचागिरी नहीं करता, चूंकि ये दोनों लोग गुणगान के लायक हैं और उनका क्रियाकलाप इतना बढ़िया है कि हर आदमी को उनकी तारीफ करनी चाहिए, वो मैं भी करता हूँ। लेकिन हर तारीफ का मतलब नहीं है कि हर काम की तारीफ किया जाए। जिस पर ऐतराज का बात हो उस पर ऐतराज किया जाए। मैं नहीं समझता कि अगर कोई ऐतराज करने से आप उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनकी प्रतिष्ठा पर चार चल लगाया जा रहा है अगर कोई चीज ऐतराज के योग्य हो तो। और माननीय प्रधानमंत्री का ये जो काम है वो बहुत बड़ा ऐतराज के लायक है, और मैं नहीं समझता कि उन पर ऐतराज करना उनका अपमान है। हर राष्ट्रभक्त, हर देशभक्त को जिस बात को लगे कि इसकी तारीफ की या तो तारीफ करे, अपमान करने वाली बात है तो उसका अपमान भी करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री का ये कदम, राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाना और मऊ वाले पंडित जी को उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाना, वो उसी तरह का ऐतराज का प्रश्न है, क्योंकि इससे स्वस्थ परंपरा और लोकतांत्रिक परंपराओं पर डेंट पड़ेगा। क्योंकि कोई अधिकारी दूध का धुला नहीं है, और कोई अधिकारी अगर खुदा नहीं है तो खुदा के जैसा उसको बना क्यों रहे हैं। अगर ये मैं मान लूं कि ये बड़े काबिल आदमी है, तो बाकी के उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी हैं वो नाकाबिल है क्या? ये बात का जवाब तो माननीय प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और जहां तक असंतुष्ट रहने की बात है, तो सबको संतुष्ट करना तो किसी के बस की बात नहीं है। बच्चा अपने माँ से संतुष्ट नहीं है, बाप से संतुष्ट नहीं है, तो आपसे क्या होगा? इसलिए आप राष्ट्र को संतुष्ट करिए, संविधान को संतुष्ट करिए, और संविधान में दिए प्रोविजन को ही अपना आधार बनाइए, तभी आप सम्मान पाएंगे। मैं तो आपको सम्मान करता रहूंगा, लेकिन अगर जिस बात पर ऐतराज करना होगा उस पर ऐतराज जरूर करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।